Hello you all, welcome to the channel. We were discussing is matter around us pure. This is the chapter second of class 9 and we were discussing separating techniques, okay, in which we had already done many things, right? Let me show you guys. These are the separating techniques that we were discussing. We had done till fractional distillation, evaporation, centrifugation, separating funnel, sublimation, simple distillation, and chromatography. We are going to discuss crystallization and many more things. Okay, so let's get started with our topic, that is separation of air. सेपरेशन ऑफ एयर में हम किसका यूज करने वाले हैं हम अभी जान जाएंगे. उससे पहले ये जान लो कि ये सेपरेशन ऑफ एयर वर्क कैसे कर रहा है. ठीक है, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें कैसे सेपरेट करें डिफरेंट गैसेस इन द एयर थ्रू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ओके, अब एयर में कॉम्पोजिशन हमें पता होना चाहिए. O2 गैस मतलब ऑक्सीजन गैस 21%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड आर्गन 0.9%. ओके, इन सब की बॉइलिंग पॉइंट भी नोट डाउन कर लीजिए. ऑक्सीजन की -183 डिग्री सेल्सियस, आर्गन की -186 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन 196 डिग्री सेल्सियस और कार्बन डाइऑक्साइड -72.8 डिग्री सेल्सियस. ओके, अब क्या होगा, यहाँ से मान लो हमने यहाँ से कोई भी गैस पास आउट किया, एयर गई, फिल्टर एयर. ठीक, इसमें कोई भी पोल्यूटेंट नहीं. यहाँ पे एयर में बहुत ज़्यादा प्रेशर लाएंगे जिसकी वजह से वो लिक्विड में बनेगा. और अब यहाँ मतलब प्रेशर लाएंगे तो ये हाँ कुछ लिक्विड टाइप में बन जाएगा. अब हम इस कंप्रेस्ड एयर हो जाएगी, उस एयर को हम ये हॉट की इसको हम कूलेंट्स के मतलब कोल्ड वाटर में यहाँ से इसको निकलवाएंगे जिसकी वजह से कोल्ड कंप्रेस्ड एयर बन जाएगी. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जब आएंगे ना तो यहाँ पे देखना क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना उसका बहुत जल्दी रीच हो जाता है डिग्री, है ना. तो वो यहाँ से वो जब और वो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट होगा, ड्राई आइस में. तो ड्राई आइस के फॉर्म में यहाँ से वो निकल आएगा. ठीक है, यहाँ पे एक सेपरेशन हो गया. अब नेक्स्ट में जब आप यहाँ से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे हम एक्सपेंशन जेट होता है जिसकी वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे, यहाँ से वो लिक्विड एयर में आने लगेगा. अब यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है. सिंस ऑक्सीजन हमें जो हमारी ऑक्सीजन थी वो हैवी है, सबसे हैवी गैस है, तो यहाँ पे होगा बाकी दोनों निकल जाएंगे. नाइट्रोजन और आर्गन यहाँ से निकल जाएंगे और जो हमारी ऑक्सीजन गैस है वो यहाँ से बाहर आ जाएगी, वो लिक्विड ही रह जाएगी और बाकी सब लोग निकल जाएंगे. आया समझ में, ये सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ एयर. ठीक है, यही हम मेथड यहाँ पे पढ़ रहे थे, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा. अब इसका हम थोड़ा सा प्रोसीजर देख लेते हैं. ये फ्लो चार्ट देखो, एयर फ्रॉम गैसेस हियर डिक्रीज द टेम्परेचर एंड इंक्रीज द प्रेशर जिसकी वजह से वो लिक्विड में बन गया. अब यहाँ पे हीट ग्रेजुअली so that the gas is separated on their basis of their boiling point. Nitrogen at the top, each boiling point, argon at the middle, moderate boiling point, or oxygen in the liquid as the highest boiling. Okay. अब हमको नेक्स्ट पढ़ना है crystallization. To separate the pure sample in the crystal from its solution. Application है to separate the water from the salt from the sea water and to separate the pure alum from its impure sample. This is the primary method. ठीक है, अभी मैंने बताया ना एक सेकेंडरी मेथड होता है, ये प्राइमरी मेथड. इवेपोरेशन इज द सेकेंडरी मेथड and this is your primary method. Okay, got this.
इसका आप समझ में आ गया, क्योंकि हम इसमें प्योर सैंपल को क्रिस्टलाइन फॉर्म में निकालते हैं सोल्यूशन से, चाहे वो सॉल्ट और सी वाटर का हो, चाहे वो एलम का। एलम में भी प्योर इम्प्योरिटीज होती है, तो प्योर एलम को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक एक्टिविटी देख लेते हैं। 2.9 to take impure sample of the copper sulfate and dissolve it in the minimum amount of water। ठीक है, impure sample लिया उस copper sulfate का और उसे dissolve कर दिया। pass through the filter paper to separate the large impurities, हो गई, and to evaporation of water to get saturated solution। ठीक है, evaporation भी करवा दो जिससे हम saturated solution मिले। अब उसे पूरी रात छोड़ दो। ठीक है, एंड उसके बाद आपके पास प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल फॉर्म में मिल जाएगा। This is the method that we are going to do, and you have to subscribe the channel. Don't forget to subscribe the channel and hit that like button, and let's move further. What is the advantage of crystallization over evaporation? तो पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, some solid get decomposed or charred for sugar, for example sugar, on heating to dryness। अगर हमने हीट किया ना तो वो डिकम्पोज हो जाएगा या वो चार्ड हो जाएगा। चार्ड मतलब ब्लैकिश हो जाना। ठीक है, खत्म हो जाना। ठीक है, इसलिए हम इवेपोरेशन का टेक्निक कम यूज करें, क्योंकि हीट करोगे तो वो इवेपोरेट ही नहीं होगा, वो तो डिकम्पोज हो गया। Some impurities may remain dissolved in the solution even after the filtration। कई बार इतनी माइन्यूट इम्प्योरिटीज होती है कि वो डिसॉल्व इवेपोरेशन के थ्रू भी नहीं निकल पाती है। इसलिए हमें क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टल जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक प्योर सब्सटेंस का ही बन सकते हैं, इम्प्योर का बन ही नहीं सकते। ठीक है, ये दो एडवांटेज है, ज्यादा से पूछे जाते हैं पेपर्स में। लेट रिमेम्बर दिस। ना अब हमें वाटर वर्क पढ़ना है। तो वाटर वर्क ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, हमने क्या इसमें कंपोनेंट्स वाइज पढ़ेंगे। रिजर्वॉयर क्या करता है, वाटर दैट इज टू बी प्योरिफाइड स्टोर हियर। सेडिमेंटेशन टैंक क्या करेगा, a large size impurity settle down when left undisturbed. This is the process is called sedimentation। okay, लोडिंग टैंक में हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिवली चार्ज एलम को टैंक में डालेंगे, जिसकी वजह से सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उसके पास आ जाएंगे, वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आएंगे जो इनसॉल्युबल होंगे, और आप बाकी उसको डिकैंटेट कर दो। ठीक है, फिल्ट्रेशन टैंक क्या करेगा, इसमें 3 लेयर्स हम रखेंगे। ठीक है, रोज ग्रेवल, ग्रेवल और फाइन सैंड। फाइन है यहाँ पे, here should be फाइन, ये टॉप लेयर में होगा। अब इसमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो होंगे सारे स्टिक हो जाएंगे लेयर्स पे। ठीक है, उसके बाद क्लोरीनेशन टैंक में जाएगा, और क्लोरीनेशन टैंक में जाते ही उसमें क्लोरीन टैबलेट या ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे, जो आपकी पूरी बैक्टीरिया को किल कर देगा। एंड इस तरीके से हम वाटर, जो प्योरीफाइड वाटर है उसे हम घरों तक भेज। देखो ये रिजर्वॉयर था, यहाँ पे वाटर स्टोर हुआ, सेडिमेंटेशन टैंक में गया, थोड़े सॉलिड पार्टिकल जो सेटल डाउन हुए और हमने उसको लोडिंग टैंक में भेज दिया। अब लोडिंग टैंक में जाने के बाद सेडिमेंटेशन जो था उसको हमने क्या किया, हमने देखो ये सब ऊपर से जा रहा है, राइट, यहाँ पे कुछ एलम को डाला, नेगेटिवली चार्ज। अब यहाँ पे हमने फिर से किया, अब कुछ यहाँ पे फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टिक हो गए, और फिर यहाँ पे हम क्लोरीनेशन किए एंड वो घरों तक पहुंच गया। अब हमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, now difference between your physical and chemical changes, this is important, but I think you all know about it। okay, so physical properties of substances changes, physical properties में फिजिकल चेंजेस में उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। ठीक है, केमिकल चेंजेस में देखो केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। ठीक है,
फिजिकल चेंजेस में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा, जबकि केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस बनता है, केमिकल सब्सटेंस न्यू बनता है। फिजिकल चेंज ज्यादातर रिवर्सिबल होते हैं, वाइल केमिकल चेंज इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होता है? रिवर्सिबल मतलब जो एक से दूसरे में, दूसरे से मतलब 1 to 2 और 2 1 दोनों हो सकता है केसेस। लेकिन केमिकल चेंजेस में ऐसा नहीं होता है, एक बार 1 से 2 में चला गया तो 2 से 1 में कभी वापस नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे और देख सकते हो कि हमारा इवेपोरेशन वाटर होता है, वाटर को आप आइस में डालो, आइस से वो लिक्विड में, लिक्विड से वाटर आइस, ये हो सकता है। दिस इज रिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल जैसे हो गया, पेपर लिया, उसको हीट कर दो, जल गया, एश में कन्वर्ट हो गया, अब उस एश को कभी पेपर नहीं बना, दैट इज इरिवर्सिबल। ओके, फिजिकल चेंजेस आर अकम्पनीड बाय द केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में कभी भी केमिकल चेंज नहीं होता है, वाइल केमिकल चेंजेस में फिजिकल चेंज प्रेजेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो फिजिकल चेंज का क्या, जैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन। केमिकल चेंजेस में जो होता है फर्मेंटेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, कुछ ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि दैट इज बर्निंग ऑफ कैंडल इज फिजिकल एज वेल एज केमिकल। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज व्हाई। तो फिजिकल चेंज क्यों है? क्योंकि वो वैक्स जो होती है मेल्ट होती है, वैक्स अगर मेल्ट हो रही है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होती है, राइट। देखो जैसे हमारा ये है, और हमने क्या किया, ये मान लो कि लेट्स सपोज ये फ्लेम है। अब यहाँ से देखो ये जो वैक्स थी थोड़ी थोड़ी नीचे में मेल्ट होगी, तो नीचे आ रही, ये दोबारा सॉलिडिफाई हो रही है ना वैक्स के फॉर्म में, तो ये फिजिकल चेंज भी है, राइट। और जो वैक्स यहाँ पे मेल्ट हो रही है वो कुछ वेपर्स के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रही है, उस वो वेपर कभी बनी नहीं, दोबारा वो सॉलिडिफाई हो नहीं सकते, दैट्स वाई ये केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, आगे समझ में। इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट in the session, you can ask me in the comment section, and you have to subscribe the channel and hit that like button. Okay, thank you.